आज पढ़ते हैं हम अबाउट इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो सब्जेक्ट है बीटेक में ये हम पढ़ते हैं एज इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। आप लोगों के साथ जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी हद तक कोरिलेट करते हैं, तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ या सबसे पहली जो मशीन हम पढ़ेंगे दैट इज़ वो है सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंक्रोनस मशीन में फॉलोइंग चीज़ें हैं मेरे पास जो हमें पढ़नी है। पहला हमारे पास है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास मशीन कैसे बनाई जाती है, कैसे बनती है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। कैसे उसका फ्रेम बनता है, कैसे कैसे वो वाइंडिंग मशीन वो चलती है, रन करती है। उसके बाद हम अबाउट सम टॉपिक्स अबाउट आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर के अंदर जो होता है उसके अंदर मशीन के अंदर उसकी वाइंडिंग कैसे की जाती है और उससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद ईएमएफ इक्वेशन एंड वाइंडिंग कोफिशिएंट्स। फाइनली उसके बाद हम इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये फॉलोइंग टॉपिक्स हैं जो हम सिंक्रोनस मशीन्स या सिंक्रोनस जनरेटर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। जनरेटर्स जो है हमारा फर्स्ट सबसे ज़्यादा यूसेज होने वाली चीज़ है। तो हम जनरेटर्स पे सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिकल पावर है, जितनी एनर्जी डेवलप करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो सारी की सारी होती है एज बिकॉज ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर्स ओनली। तो ये फॉलोइंग टॉपिक्स हैं जो हम चीज़ें कवर करेंगे। पोर्टियस, उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन हम निकालेंगे 3 मेथड से। क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। देन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर्स क्या होते हैं, 2 जनरेटर्स को पैरेलली लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है और इससे फ़ायदा क्या है, वो चीज़ें हम देखेंगे। एंड बाद में कैसे हम इन चीज़ों को एक इन्फिनाइट बस के ऊपर काम करते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन बेसिकली हम अल्टरनेटर के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो हम अल्टरनेटर्स के बारे में ही कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो कोई भी मशीन हो, एनी टाइप ऑफ मशीन, जो भी मशीन है वो 2 टाइप के चीज़ों से बनती है। एक होता है रोटेटिंग पार्ट, एक होता है स्टैटिक पार्ट। तो जो रोटेटिंग पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज रोटर, जो स्टैटिक पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टेटर। तो रोटर और स्टेटर किसी भी मशीन में 2 मेजर कंपोनेंट हैं जिसकी वजह से मेरी मशीन चलती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ छोटे मोटे और चीज़ें होती हैं जैसे ब्रशेज, स्लिप रिंग, ब्रश होल्डर वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं, स्टेटर फ्रेम, बियरिंग्स। तो वो चीज़ें सारी की सारी किसका पार्ट है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में वो अदर थिंग्स आ गई जो स्टेटर और रोटर से बच जाती हैं। ठीक है, तो स्टेटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो स्टेटर कैसा होता है, सिंपली जो स्टेटर होता है, स्टेटर एक सर्कुलर बॉडी टाइप समझ लीजिए। तो एक सर्कुलर बॉडी हो गई हमारे पास, इसके अंदर हमारे अंदर बेसिकली स्लॉट्स और टीथ होते हैं। स्लॉट्स क्या होते हैं, स्लॉट्स जहाँ पे हम कंडक्टर को हाउस करते हैं यानी प्लेस करते हैं। तो कंडक्टर्स क्या चीज़ हैं, कंडक्टर बेसिकली क्या है, वायर्स, जो वायर्स इसके अंदर प्लेस किया जाता है। तो अगर मैं मान लेता हूँ ये मेरा स्टेटर है, तो स्टेटर सर्कुलर शेप का रखा जाता है एंड इसको हम कहते हैं स्टेटर फ्रेम। ठीक है, स्टेटर फ्रेम के ऊपर हमारे पास 3 फेज वाइंडिंग करने के लिए हम क्या रखते हैं, स्लॉट्स एंड टीथ कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास। तो इस टाइप से मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, सो ऑन होता है ऐसे ही। इस टाइप से हमारे पास एक सर्कुलर स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो पार्ट कहलाता है, ये जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज टीथ, बाहर निकले हुए टीथ। एंड ये जो चीज़ ग्रूव या ये स्पेस जो हो गई, इसको हम कहते हैं स्लॉट। तो
किसी भी सिंक्रोनस मशीन में या सिंक्रोनस जनरेटर में स्लॉट्स और टीथ कॉन्फ़िगरेशन होती है या स्लॉट्स एंड टीथ होती हैं, सच दैट इस स्लॉट्स और टीथ को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि यहाँ पे हम 3 फेज़ वाइंडिंग को प्लेस करेंगे। तो मान लिया R फेज़ यहाँ पे प्लेस कर दिया, Y फेज़ एंड B फेज़, सच दैट किसी भी वाइंडिंग के 2 टर्मिनल्स होते हैं। तो R कंपोनेंट का मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास डॉट नोटेशन है, तो इसका अपोजिट कंपोनेंट कहाँ होगा, क्रॉस में। ठीक है, तो एक वायर यहाँ प्लेस किया गया, एक वायर यहाँ प्लेस किया गया और इस वाइंडिंग को ऐसे ऐसे सर्कुलर शेप में डाला गया। ठीक है, तो जो ये वाइंडिंग प्लेस कर दी, ये इस तरीके से प्लेस कर हुई है कि इन दोनों के बीच में 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल एंगल होना चाहिए, 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल एंगल होना चाहिए, यानी कि 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एंगल एंड व्हाट इज मैकेनिकल एंगल। तो इलेक्ट्रिकल एंगल इज जो हमारे पास, मान लिया यहाँ से अगर हम एंगल मेजरमेंट करें तो एक साइकिल पूरी कंप्लीट होने के लिए पीक्स और लोज हमारे पास होंगे। तो अगर हम R फेज़ की बात करें तो यहाँ से हम चलना शुरू करें और यहाँ जाएं तो इसके बीच में कहीं आ जाएगा 0 पॉइंट, जहाँ पे कोई भी फ्लक्स चेंजेस नहीं मिलेगा। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम मान रहा हूँ, मैक्स, तो यहाँ पे मेरे पास 0, यहाँ पे हो गया मेरे पास मिनिमम, फाइनली 0 एंड देन मैक्स। तो मेरे पास एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने में मेरे को एक इलेक्ट्रिकल साइकिल मिली, यानी कि यहाँ पे मेरे पास 0, यहाँ पे इनिशियली मेरे पास 0, यहाँ से अगर मैं शुरू हुआ, मैक्स पे गया, पॉजिटिव मैक्स पे 0 पे आया, देन नेगेटिव मैक्स पे गया, नेगेटिव मैक्स से 0 पे फिर से आ गया। तो एक पूरे एंगल में मैकेनिक 1-3 हमारे पास टोटल मैकेनिकल एंगल कितना है, थीटा मैक 360 डिग्रीज। ठीक है, इस पूरे एंगल को ट्रैवल करने के टाइम मैंने एक पूरी वेव जनरेट करी। तो जब मैंने वो वेव जनरेट करी, मुझे क्या मिला, थीटा इलेक्ट्रिकल एंगल मिला। कितना मिला मुझे टोटल एंगल, दैट इज 360 डिग्रीज। अगर मैं इसी सेम R फेज़ को 4 टुकड़ों में बांट दूं, यहाँ पे मेरा 1 फेज़, यहाँ पे मेरा 2 फेज़, 3, 4, तो यानी कि वायर में यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक क्रॉस, यहाँ डॉट, फिर यहाँ पे क्रॉस। दोबारा से बनाते हैं इस चीज़ को। मान लिया मैंने स्टेटर ले लिया, तो यहाँ पे अगर मैं अपना R फेज़ के वायर्स मैंने यहाँ प्लेस किए, दूसरे वायर्स मैंने इधर प्लेस किए, यहाँ एंड यहाँ, 4 सेगमेंट में मैंने इस वाइंडिंग को डिवाइड कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, डॉट, तो यहाँ पे उस चीज़ का क्या हो जाएगा, क्रॉस, R1 डैश, सॉरी यहाँ डालते हैं R1 डैश, ये मान लेते हैं हमारे पास R2 है, ये R2 डैश है। तो यहाँ पे अगेन डॉट, यहाँ पे अगेन क्रॉस। तो एक वायर जो मेरी यहाँ से शुरू हुई, एक वायर यहाँ से आया, बाहर की तरफ आया, वो वापस यहाँ से यहाँ कनेक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से बैकवर्ड गया, पीछे की साइड से डॉट में आया, देन यहाँ से इस पॉइंट पे कनेक्ट हुआ एंड यहाँ से वापस से मेरा इस तरीके से कनेक्ट हो गया। तो मेरे पास एक ही फेज़ है। ठीक है, यहाँ पे ये दिस कंप्लीट इज़ माय 1 फेज़, ये पूरी तरह से एक ही फेज़ है। अगर मैं यहाँ से करंट ट्रैवल कराऊंगा तो मेरा करंट इस तरीके से पोजीशनली गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शुरू हुआ, इस पॉइंट से शुरू हुआ, लेट इट बी 0, तो इन दोनों पोल के बीच में मेरे पास कहीं 0 फ्लक्स चेंज मिलेगा, इन दोनों पोल के बीच में मेरे को 0 फ्लक्स चेंज मिलेगा, इन दोनों के बीच में 0 फ्लक्स, सिमिलरली इन दोनों के बीच में 0 फ्लक्स। तो यानी कि यहाँ पे मेरे को मैक्स मिला, यहाँ पे मेरे को क्या मिला, मिनिमम मिला, यहाँ 0 मिनिमम, देन अगेन वापस से मैक्स, यहाँ पे अगेन 0, देन मिनिमम। तो एक पूरे 360 डिग्री एंगल चलने में, यहाँ से जब मैं चला, एक मैक्स मिला, 0 मिला, मिनिमम मिला, 0 मिला, मैक्स मिला, 0 मिला, मिनिमम मिला एंड दोबारा से 0 मिला। यानी कि मेरा थीटा मैकेनिकल मेरा उतना ही है, आई हैव ट्रैवल्ड
कितना मैंने ट्रैवल किया, थीटा मैकेनिकल 360 ही है, लेकिन इस टाइम पे मैंने थीटा इलेक्ट्रिकल कितना चेंज किया। तो एक साइकिल मेरी कहाँ से, मैक्स मिनिमम। अब ये तो प्रीवियस केस था, लेकिन अगर हम इस केस में देखते हैं, हमारा थीटा मैकेनिकल उतना ही है। अब हमारे पास क्या मिला, जो वेव मिली वो कुछ इस पैटर्न पे मिली, ठीक है। तो यानी कि एक पूरी वेव को कंप्लीट होने में यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल मिलता है, 360 डिग्रीज। यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में कितना मिलता है, 360 डिग्रीज। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 720 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एंगल हो गया 720 डिग्रीज। अब ये हुआ कैसे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले फर्स्ट केस में हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स कितने थे, 2। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स कितने हो गए, 4। एक फेज में 4 पोल हो गए हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल सी नोटेशन है, अगर थीटा ये वाली कंडीशन थी, थीटा इलेक्ट्रिकल वॉज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल, am I right? अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू हाफ कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ थीटा मैकेनिकल, ये फॉलो हुआ, am I right? ये थीटा मैकेनिकल फॉलो हुआ। इसको हम लिख सकते हैं, ये चीज़ क्या है, P/2। पोल्स कितने थे, 4। अगर मैं पोल्स फर्दर बढ़ाऊंगा, 6 पोल करूंगा, तो मैं 6 पोल में भी यही अंडरस्टैंड करूंगा कि थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटेशन हमारे यहाँ पे सामने आती है कि जो थीटा इलेक्ट्रिकल एंगल है वो P/2 थीटा मैकेनिकल एंगल होता है। तो ये चीज़ EMF इक्वेशन में अपना रोल प्ले करती है, और जब हम वाइंडिंग के पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ इवैल्यूएट होके आती है, ठीक है। तो स्टेटर की बात हम कर रहे थे, तो स्टेटर बेसिकली क्या चीज़ है, स्टेटर में भी फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं। पहली चीज़ क्या है, स्टेटर फ्रेम, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जहाँ पे फ्लक्स ट्रैवल कर रहा है, दैट इज नोन एज स्टेटर फ्रेम। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है स्टेटर कोर। स्टेटर कोर बेसिकली उस पार्ट को कहाँ रेफर किया जा रहा है जहाँ पे फ्लक्स ट्रैवल हो रहा है, यानी कि जहाँ पे हम EMF इंडक्शन से या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस जो हैं वो हमारी अकोमोडेट हो रही हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग को हमने फ्रेम कह दिया है, ठीक है। इसके बाद इसी स्टेटर में हमने टीथ्स और स्लॉट्स बनाए थे। टीथ्स और स्लॉट्स में क्या डालते हैं हम, वाइंडिंग्स, ठीक है। तो दिस collectively all these 3 components are a part of my stator construction, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्लॉट्स आर कट ऑन द इनर पेरीफेरी, यानी इंटरनल पेरीफेरी पे हम स्लॉट्स ग्रूव्स बनाते हैं, अंदर की तरफ बनते हैं, ये बाहर की तरफ नहीं बनते। जबकि रोटर में क्या होता है, दिस सेम थिंग इज ऑन रोटर आउटर टर्मिनल्स, ठीक है। ये चीज स्लॉट्स और टीथ्स रोटर और आउटर टर्मिनल्स पे होगा। नाउ द रोटर कंस्ट्रक्शन, जो हमारे पास से अल्टरनेटर्स होते हैं, उसमें हमारे पास 2 टाइप के रोटर कंस्ट्रक्शंस होते हैं। एक हमारे पास रोटर कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज सेलिएंट पोल रोटर। सेलिएंट का मतलब है प्रोट्रूडिंग, यानी कि बाहर की तरफ निकला हुआ। तो ये जो पोल्स हैं बेसिकली ये रोटर कोर हो गया, इस रोटर कोर से बाहर की तरफ निकले हुए पोल्स हैं। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम सेलिएंट पोल रोटर कंस्ट्रक्शन कहते हैं। एंड नंबर ऑफ पोल्स यहाँ से हम देख सकते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर ऑफ पोल्स आर प्रेजेंट ओवर है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पोल्स हमारे पास दिख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे टाइप का हमारे पास जो रोटर है दैट इज सिलेंड्रिकल रोटर। तो सिलेंड्रिकल रोटर यानी एक सिलेंडर जैसा नजर आता है, एक लॉन्ग, अभी इसके पीछे एक लेंथ होगी, लंबा होगा अच्छा खासा। तो जब ये पूरा का पूरा लंबा होगा तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या है, बार ग्रूव्स काट देते हैं, और इन ग्रूव्स पे, इन स्लॉट्स और टीथ्स पे हम क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो हमारे पास इन स्लॉट्स के अंदर वायरिंग करने के बाद हमारे पास जो रोटर डेवलप होता है दैट इज सेलिएंट पोल रोटर। नॉर्मली ज़्यादातर
हमारे पास ये जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है, इस सिलेंड्रिकल रोटर पे नंबर ऑफ पोल्स, ये जो पोल्स नज़र आ रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते हैं या 4 होते हैं, इससे ज़्यादा हम स्लॉट्स नहीं रखते हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास 4 पोल्स हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास 2 पोल हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 6 पोल्स हैं। तो सेलिएंट पोल्स या सेलिएंट पोल रोटर जो हम उसकी अगर बात करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स हमेशा से ज़्यादा रहेंगे, जबकि यहाँ पे सेलिएंट पोल, नॉन सेलिएंट पोल रोटर होगा या सिलेंड्रिकल रोटर होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स हमेशा कम रहेंगे, जिसकी वजह से ये जो रोटर है वो लो स्पीड ऑपरेशंस में होता है, यानी कि जहाँ पे स्पीड हमें कम रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जबकि ये वाला जो होता है हम जहाँ पे हाई स्पीड ऑपरेशन करना है वहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इन अल्टरनेटर्स को कहा जाता है टर्बो अल्टरनेटर्स, और इस वाले अल्टरनेटर को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है हाइडल पावर प्लांट्स में। तो हाइड्रो अल्टरनेटर्स ये वाले होते हैं, एंड नॉन हाइडल या ये कह लीजिए टर्बो अल्टरनेटर्स हमारे पास सिलेंड्रिकल रोटर्स होते हैं। तो ये इन चीज़ों में डिफरेंसेस हैं। अब सिंस यहाँ पे हमारे पास जो सप्लाई गिवन होती है दैट इज अ 3 फेज डीसी सप्लाई, तो इसमें हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। डीसी इज नेवर चेंजिंग, कांस्टेंट सप्लाई होती है, बट क्या है, दिस आउटर मोस्ट जो एरिया होता है इसके बीच में फ्लक्स बहुत ज़्यादा वेरिएशंस में होता है, तो एज अ रिजल्ट ये चीज़ हम लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट करने का रीज़न है एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। चलिए, तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है सेलिएंट पोल रोटर्स की। सेलिएंट पोल रोटर्स जो भी मैंने बात करी है वो यही है सारा का सारा। यहाँ पे हम कहीं कहीं पे लैमिनेशंस करते हैं। लैमिनेशंस करने की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा हमारे पास पोल के सरफेस पे होती है। इस सरफेस को लैमिनेट किया जाता है, क्यों? क्योंकि डीसी जो होता है वो कांस्टेंट होती है। तो एज अ रिजल्ट कांस्टेंट फ्लक्स इज डेवलप्ड, नॉन चेंजिंग फ्लक्स नहीं होने की वजह से यहाँ लैमिनेशंस नहीं करना होता है। इन केस अगर आप कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम किस चीज़ का है? यू आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो हम नहीं चाहते हैं एवरी टाइम वी आर डिटरमाइंड टू दिस थिंग। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास मशीन की कम से कम कॉस्ट में अच्छी से अच्छी मशीन बन जाए। तो यहाँ पे लैमिनेशन करने का मतलब ये हो गया कि हमने मशीन की कॉस्ट बढ़ा दी, वो हमारे पास फिजिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या फिजिबिलिटी है? केवल इस शू को लैमिनेट करना, जहाँ पे फ्लक्स वेरिएशन सबसे ज़्यादा होते हैं। बाकी सब इसमें लिखा हुआ है। लो स्पीड वेरिएशंस, यानी कि स्पीड जो होती है इनकी कम होती है, मीडियम स्पीड या लो स्पीड पे ऑपरेट होते हैं। नंबर ऑफ पोल्स आर लार्ज, 6, 8, 10 ऐसे पोल्स होते हैं इनमें, तो जिसकी वजह से स्पीड ऑफ ऑपरेशन इनकी चेंज हो जाती है। बाकी ये चीज़ है। अब इसके पर्टिकुलर कंपोनेंट्स पे आते हैं। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो दिस पार्ट इज नोन एज स्पाइडर, जहाँ पे हम शाफ्ट पे माउंट करते हैं। इस स्पाइडर के ऊपर हमारे पास माउंट होते हैं पोल कोर, ठीक है। तो ये जो पोल कोर है, दिस इज व्हाट इज पोल कोर, ये स्पाइडर के ऊपर माउंट किया जाता है, ठीक है। एजेस जो होती हैं इसके ऊपर हम वाइंडिंग प्लेस करते हैं। वाइंडिंग इस तरीके से प्लेस की जाती है कि एक पोल हमारा नॉर्थ बनेगा, दूसरा पोल हमारा साउथ बनेगा, ठीक है। ऐसा करने से एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, देन नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, इस टाइप की स्ट्रक्चर या इस टाइप की अलाइनमेंट मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं हेट्रोपोलर अरेंजमेंट। अल्टरनेट एनएस पोल्स को हम कहते हैं हेट्रोपोलर अरेंजमेंट, ताकि अगर ये वाला पोल अगर मेरा मैक्सिमम पॉजिटिव पीक दे रहा है तो ये वाला पोल मेरा नेगेटिव मैक्सिमम पीक देगा। तो पॉजिटिव मैक्स, नेगेटिव मैक्स, पॉजिटिव मैक्स, नेगेटिव मैक्स। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो वेव जनरेट होगी वो साइनोसॉइडल या फिर ये कह लीजिए 6 पल्स वेव जनरेट होगी, अगर मैं इसको इस रोटर को एक बार रोटेट करूँगा तो, ठीक है। इसके बाद फील्ड वाइंडिंग और एक्साइटिंग वाइंडिंग इज बीइंग प्लेस्ड ऑन इट। ये वाले जो कंपोनेंट ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे हैं, दिस इज व्हाट इज फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पे हम फील्ड वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। इसके बाद हमारे पास है
डैम्पर वाइंडिंग। यस, डैम्पर वाइंडिंग क्या है, यहाँ पे ये जो पोल फेसेस पे आप देख रहे हो, इस पोल के फेस के ऊपर डॉट्स, बेसिकली यहाँ पे हम प्लेस करते हैं डैम्पर बार्स को। डैम्पर बार्स प्लेस करने का सिंपल सा रीज़न है, मान लिया ये मशीन अचानक से, अगर मैं इस मशीन को लोड पे ले जाऊँ, अचानक से इस मशीन पे मैं अगर लोड डाल दूँ, तो ये मशीन क्या हो जाती है, कुछ देर के लिए, कुछ कम सेकंड्स के लिए स्टॉल हो जाती है। स्टॉल यानी कि रुकना, मोमेंटरली बहुत छोटे से टाइम के लिए रुक जाएगी एंड देन फिर वापस से स्टार्ट हो जाएगी चलना। तो जब तक वो स्टॉप हुई है, जब वो स्टॉप हुई है, उस टाइम पे इन कंडक्टर्स में, सिंस उस मोमेंट में वो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे ऑपरेट हो गई, तो जब वो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे ऑपरेट हो गई, तो ये डैम्पर बार इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि यहाँ पे एक जो इंडक्शन टॉर्क है, यहाँ पे ईएमएफ इंडक्शन होगी, और वो इंडक्शन, सिंस दीज टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड, तो यहाँ पे भी करंट ट्रैवल होगा। एज अ रिजल्ट एक एडिशनल अमाउंट ऑफ इंडक्शन एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, एंड ये रोटर मेरा अब मशीन को वापस से, ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस से मेरी डेवलप हो जाएगी, जो मेरे रोटर को असिस्ट करेगी ऑपरेशन को तेज करने के लिए। तो नॉन सेलिएंट पोल रोटर्स वेरी सिंपल होते हैं, डायमीटर इन रोटर्स का बहुत कम होता है, यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल डायमीटर्स, बट इनकी एक्सियल लेंथ, लंबाई, अगर मैं इस रोटर को सामने से देख रहा हूँ तो ऐसा नज़र आ रहा है, इसको अगर ऐसे देखूंगा तो ये लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो जस्ट लाइक दिस, लेंथ ज़्यादा होगी, डायमीटर कम होगा, लेकिन प्रीवियस केस में डायमीटर ज़्यादा होता था, लेंथ कम होती थी, तो यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, ये वाले जो हैं हमारे पास रोटर्स, वो हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए बने हुए, इसलिए हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए हम हाई ग्रेड निकल, क्रोमियम, मॉलिबेंडम स्टील का यूज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा टफ होती है, तो हाई स्पीड ऑपरेशन पे इफ़ेक्ट्स ना आए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर डेवलप हो रही है तो इतनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ आपको चाहिए कि वो रिकवर हो सके। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मेरा शाफ्ट भी टूट जाएगी और मेरा ये शायद रोटर भी टूट जाएगा। यहाँ पे आपको दो टाइप के रोटर नज़र आ रहे हैं, एक 2 पोल रोटर है, एक 4 पोल रोटर है, नॉर्थ साउथ 4 पोल रोटर है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस स्लॉट्स जैसे उसमें आउटर सरफेस पे थे, यहाँ पे इनर सरफेस, प्रीवियस केस में इनर सरफेस पे थे स्टेटर पे, यहाँ पे हमारे पास आउटर सरफेस पे है रोटर के ऊपर। तो ये आउटर सरफेस पे हम क्या है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, फेज नहीं, डीसी वाइंडिंग करने के लिए हम यहाँ पे वायर्स लगा देते हैं, तो इन स्लॉट्स के अंदर रहती है आपकी वाइंडिंग्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, दैट इज़ माय सेलिएंट पोल रोटर। ये नॉन सेलिएंट पोल रोटर्स बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, ये वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे कोल पावर प्लांट्स होते हैं, तो कोल प्लांट्स में सबसे ज़्यादा यूसेज इन्हीं जनरेटर्स का है। लेंथ लंबी होती है, डायमीटर छोटे होते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट जब इनको स्टैंडिंग पोजीशन में लगाया जाता है तो सिंपली हाइट ज़्यादा मिलेगी हमें, बस। तो इसकी वजह से प्रेफरेंस ज़्यादा किया जाता है इन केस ऑफ थर्मल प्लांट्स। ठीक है, तो जस्ट लाइक इसकी कंस्ट्रक्शन में भी 2-3 चीज़ें ही हैं। रोटर कोर, दिस कंप्लीट पार्ट इज नोन एज रोटर कोर, जिसको हम लैमिनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रोटर वाइंडिंग, इन स्लॉट्स के अंदर हमारे पास ये जो स्लॉट्स हैं, इन स्लॉट्स के अंदर हम रोटर वाइंडिंग करते हैं। स्लिप रिंग्स आर यूज्ड टू सप्लाई डीसी सप्लाई टू दिस। ठीक है, वाइंडिंग है, वाइंडिंग को सप्लाई करने के लिए डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। अब मशीन है तो 2 टाइप की सप्लाई हमें चाहिए, या तो हम इससे 3 फेज सप्लाई ले सकते हैं या दे सकते हैं। अगर जनरेटर है तो जनरेटर में ऑब्वियसली हमारे पास 3 फेज सप्लाई वी कैन टेक इट फ्रॉम दिस। ठीक है, तो 3 फेज सप्लाई हम इस अल्टरनेटर से लेने के लिए हम क्या करेंगे, 3 फेज आउटपुट ले सकते हैं बाय 3 फेज वाइंडिंग्स। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डीसी सप्लाई इंजेक्ट भी करनी पड़ेगी। तो जब हम डीसी सप्लाई इंजेक्ट करते हैं, हम रोटर पे
इंजेक्ट करते हैं। वाई ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज अगर रोटर पे हम 220 लगभग 220 वोल्ट या 440 वोल्ट के आसपास हम सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो विच इज़ नॉट अ वेरी हाई वैल्यू। लेकिन अगर हम अल्टरनेटर के आर्मेचर की बात करें तो वहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होता है, यानी कि 3 फेज वाइंडिंग में जो वोल्टेज डेवलप होता है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11 किलो वोल्ट और 33 किलो वोल्ट। 33 किलो वोल्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। तो इंसुलेशन करना या ब्रशेस के थ्रू सप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो कम वोल्टेज यानी कि 440 या 220 वोल्ट विच इज डीसी इज सप्लाइड टू रोटर, ठीक है। तो इसलिए जितने भी अल्टरनेटर्स हमारे पास होते हैं वो फील्ड, उनकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है दैट इज सप्लाइड ऑन रोटर, ठीक है। तो रोटेटिंग फील्ड, ठीक है, फिक्स्ड आर्मेचर टाइप मशीन होती है हमारे पास। जबकि डीसी मशीन की अगर हम बात करें तो डीसी मशीन में अपोजिट है। आर्मेचर जो होता है वो रोटर पे प्लेस किया जाता है एंड फील्ड इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर कंपोनेंट। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आर्मेचर इज फिक्स्ड एंड फील्ड इज रोटेटिंग, ठीक है। तो रोटेटिंग फील्ड टाइप आर्मेचर इज प्रेफर्ड। वाई? इसके मैंने कुछ पॉइंट्स बताए। आसानी से 11 किलो वोल्ट अगर में सप्लाई होगी तो वाइंडिंग को कूल करना आसान होगा अगर वो स्टैटिक होगी तो, ठीक है। अगर रोटर की मैं बात करूं, रोटर पे होगा तो रोटर पे स्पार्किंग ज़्यादा होगी अगर मैं 11 किलो वोल्ट वाइंडिंग रखूंगा तो, ठीक है। मोर ओवर और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास रोटेटिंग फील्ड स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग आर्मेचर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।